हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के अंदर इकोनॉमिक सब्जेक्ट में गुजरात बोर्ड के अंदर एक्सरसाइज का सल्यूशन देखने वाले हैं। कौन सी एक्सरसाइज? तो जो चैप्टर के बाद जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने बता दिया है इन माय प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर किस बारे में है? तो चैप्टर 7 इंडियन इकोनॉमी के बारे में होने वाला है। इसके अंदर जितने भी वन लाइन क्वेश्चन आंसर हैं, थोड़े ब्रीफ वाले हैं, सारे क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना आपकी टेक्स्ट बुक का, जैसे कि क्वेश्चन 5 है इसके अंदर, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन 2, 3 और 4 ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? When was Public Works Department set up in India? पब्लिक वर्क्स जो डिपार्टमेंट था वो इंडिया के अंदर कब सेटअप किया गया था? तो PWD मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वॉज सेटअप इन 1855। 1855 के अंदर इंडिया में सेटअप किया गया था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, दैट इज PWD। When was banking started in India? बैंकिंग कब शुरू हुआ था? बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो प्राइवेट बैंक जो था, गवर्नमेंट बैंक की यहाँ बात नहीं हो रही है, प्राइवेट सेक्टर बैंक की यहाँ बात हो रही है। तो प्राइवेट बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1770 में, 1770 के अंदर। विच सिविलाइजेशन ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया? कौन सी सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था जब एंशियंट इंडिया का दौर चलता था? तो एंशियंट इंडिया, आर्यन ट्राइब एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ओरिजिनेटेड। कौन सी ट्राइब? तो आर्यन ट्राइब और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आपके सोशल साइंस में भी पहले आ चुका है। हाउ मच वॉज एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इन द ईयर 2011 एंड 12? हमारा जो देश है इंडिया, वो खेती प्रधान देश है। ओके, वी ऑल नो दैट। एग्रीकल्चर सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया था 2011-12 में? तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द ईयर 2011 एंड 12 वॉज 48.9%। ये इसका आंसर है। 48.9% 2011-12 में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या था? कंट्रीब्यूशन रहा था हमारे देश में। हु प्रिपेयर्स HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO बनाती है। कौन बनाता है? तो UNO बनाता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन 3 पे। होम चार्जेस क्या होता है? ये जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बोला था कि ये जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले भी पूछ चुके हैं एग्जाम में, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करके रख दें। होम चार्जेस क्या होता है? तो होम चार्जेस जो थे वो बहुत लमसम अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हम इंडिया के लोग पे करते थे। किस वजह से पे करते थे और क्यों पे करते थे? तो जो रिटायर ऑफिसर हैं, जो वॉर में या फिर किसी आर्मी में थे, कहाँ के? तो ब्रिटेन के लोग, या फिर हमारे जो हम पे राज करने आए थे ब्रिटिशर आर्मी, उनके लोग जब रिटायर हो जाते हैं, जब वो थक जाते हैं या फिर आर्मी के अंदर होते हैं लेकिन वो रिटायर हो जाते हैं एट द एंड, तो उनके लिए जो हम देते थे, उनकी जो पेंशन हम देते थे वो हमारे रुपयों से जाती थी। कौन से रुपयों से? तो हमारे होम चार्जेस, मतलब इंडिया के रुपीस से, इंडिया वालों से रुपए लेते थे, और जो पेंशन होती थी ब्रिटिशर लोगों की, उसमें से वो लोग चुकाते थे। तो इंडिया से पैसे लिए, हमसे लिए और ब्रिटिशर आर्मी को दे दिए। देयर वॉज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच इंडिया पेड टूवर्ड्स पेंशन to retired officer, administration, war expense, maintenance of army and other expenses accrued to by Britain towards maintenance of a colony. These are known as home charges. उनकी आर्मी को मेंटेन करके रखने के लिए जो भी पैसे हम लोग देते थे इंडियंस, उसको हम बोलते हैं होम चार्जेस। इंडिया इज प्रीडोमिनेटली एन एग्रीकल्चरल नेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर नेशन है, खेती प्रधान देश है। क्यों है उसका यहाँ रीजन दिखना है। ये स्टेटमेंट, ये जो लाइन लिखी है ना, जो कॉमा इन्वर्टेड, जो ये यहाँ पे लिख रखी है इन्वर्टेड ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है वो आपको समझानी है। इंडिया क्यों एक खेती प्रधान देश है? तो हमारा मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो है, जो हमारा GDP आता है हमारे नेशन का, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर से आया करता था। धीरे धीरे करके सर्विस सेक्टर आया,
इंडस्ट्रीज बनने लगी, इंडस्ट्री सेक्टर आया, टर्शरी सेक्टर आया, तो धीरे धीरे चेंज होने लगा। लेकिन मेनली हमारा जो देश है वो खेती पे डिपेंडेंट है। बहुत सारे फार्मर्स हैं, बहुत हमारे देश में क्रॉप्स उगते हैं, बहुत वैरायटी के क्रॉप्स उगते हैं। इस वजह से हमारे देश को खेती प्रधान देश कहा जाता था। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल नेशन। The share of agricultural sector in India's national income and employment has been decreasing. लेकिन ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। Why? Because during planning period, due to the development of industry and service sector, industry और service sector जैसे ही आए वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में नीचे डिक्लाइन देखने को मिल गया था। इन स्पाइट ऑफ दिस एग्रीकल्चरल सेक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वॉज 14% एंड 49% रिस्पेक्टिवली। एग्रीकल्चर सेक्टर का नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ 14% ही रह गया था शेयर एंड 49% रिस्पेक्टिवली। आगे क्या लिखा है? इट मीन्स दैट द सेक्टर प्रोवाइड्स हाफ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट टू द नेशन। The performance of Indian economy depends on the performance of agriculture sector of the nation. इंडिया की इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या हमारी इंडिया जो है वो ग्रोथ कर रही है या फिर डिक्लाइन कर रही है, ये सब कुछ किस पर डिपेंडेंट है? तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही बेस है, उनकी लाइफ उसकी वजह से ही चलती है, इस कारण की वजह से। The general price level is also affected by the prices of agriculture commodities. Therefore, it is said that agriculture sector is the backbone of Indian economy. हमारी जो अलग अलग चीज़ों के प्राइस होते हैं, जनरल प्राइस लेवल यानी कि जो प्राइस मार्केट में जनरली चलता है वो भी ऊपर नीचे हो सकता है अगर एग्रीकल्चर कमोडिटी यानी कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स में कुछ चेंज आ जाए, जैसे सब्जियां महंगी हो जाए तो उस कारण की वजह से और भी चीज़ों पे अफेक्ट देखने को हमें मिलता है। और इसी के कारण यहाँ पे बोला गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एक बैकबोन की तरह है हमारे इंडियन इकोनॉमी की। बैकबोन यानी कि क्या? जैसे हमारी बॉडी के अंदर पीछे रीढ़ की हड्डियां होती हैं जो हमें सपोर्ट देती हैं, वैसे ही इंडिया के अंदर बैकबोन कौन है, उसकी रीढ़ की हड्डी कौन है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे ऐसा सिंपली बोला गया है। क्वेश्चन 3 में क्या बोला है? स्टेट द एक्सपोर्ट आइटम्स इन एंशिएंट इंडिया। एक्सपोर्ट क्या होता है और इंपोर्ट क्या होता है? आई होप आपको इतना समझ होगी। इंपोर्ट मतलब ऐसे गुड्स जो हम बाहर से हमारे इंडिया में लेके आते हैं। इंपोर्ट करना यानी कि लाना। इन बोलो, इम बोलो। देखो इंपोर्ट को कैसे याद रखोगे कि कुछ चीज आ रही है हमारे देश में यानी कि इन हो रही है, आई से आई। और एक्सपोर्ट यानी कि क्या? हम हमारे देश में कोई अच्छी चीज बना रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि बाहर के देश में जा रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। फॉरेन कंट्री से इंडिया कंट्री में कुछ आ रहा है तो इंपोर्ट, हमारे लिए इंपोर्ट और फॉरेन कंट्री के लिए एक्सपोर्ट। और हम कोई चीज बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी क्रॉप का, किसी गुड्स एंड सर्विसेज का, और वो हम फॉरेन कंट्री में दे रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे। एक्सपोर्ट हमारे लिए और इंपोर्ट फॉरेन कंट्री के लिए। याद हो गया? एंशिएंट इंडिया इज द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन कल्चर, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल ट्रेड वॉज ऑल्सो डेवलप इन एंशिएंट इंडिया। इंटरनेशनल ट्रेड भी धीरे धीरे डेवलप होने लगा था हमारे एंशिएंट इंडिया में। Indian traders went to other nation despite of having difficulties of transportation. पहले के ज़माने में इतना ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग ट्रेड करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वहाँ से गुड्स लाने के लिए और यहाँ के गुड्स वहाँ भेजने के लिए जाते थे in spite of difficulties. At that time, India exported spices, कॉटन क्लोथ्स एंड अदर क्लोथ्स एंड वुलन क्लोथ्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे स्पाइसेस बहुत अच्छे थे, फिर मसलिन ऑफ ढाका, ये हमने सुना है सोशल साइंस में। ये सारी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे इंडिया की बहुत अच्छी थी और ये सारी चीज़ों का हम क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि फॉरेन जाके ये सारी चीज़ें होती थी, ज़्यादा दामों में बिकती थी। कौन कौन सी चीज़ें? तो मसाले हो गए, हमारे इंडियन स्पाइसेस बहुत फेमस थे, कॉटन क्लोथ्स और बाकी वुलन क्लोथ्स भी। India mainly exported cotton clothes and other clothes. The demand of perfumes of India and elephant teeth, हाथी के दांत और परफ्यूम हमारे इंडिया के, इन दोनों की भी बहुत हाई डिमांड रहा करती थी फॉरेन में। इंडिया ऑल्सो एक्सपोर्टेड कोकोनट, यहाँ से फॉरेन कंट्रीज में कोकोनट यानी कि नारियल जाते थे, स्पाइसेस जाते थे, कपूर भी जाता था, कपूर जो हम जलाते हैं, जलाने वाला कपूर वो, सैंडल चंदन भी जाता था, और वैल्यूएबल स्टोन्स एंड एलिफेंट टीथ।
ठीक है, एलिफेंटीन यहाँ पे दोबारा लिखा है। तो यहाँ पे यही बोला है कि इंडिया से जो चीज बाहर जाती थी, फॉरेन कंट्री में जाके ज्यादा दामों में बिकती थी, वो ये सारी चीजें थी। ये सारी लिस्ट है उन सारी चीजों के नाम है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन 4 पे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया की हो सकता है आपको क्वेश्चन में पूछ लें कि एंशियंट इंडिया के बारे में आप शॉर्ट नोट लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? तो चलिए हम देख लेते हैं। एंशियंट इंडिया मीन्स हिंदुस्तान। एंशियंट इंडिया का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान। इट वॉज मेड ऑफ combination of two great ancient cultures, Indus Valley civilization and Aryan culture। हमारा हिंदुस्तान जो है, हमारा एंशियंट इंडिया जो है, वो दो चीज़ों से, दो कल्चर से मेनली मिल के बना है। कौन से दो कल्चर से मिल के बना है? तो एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक है आर्यन कल्चर, ये दो हैं। इंडिया possesses the most ancient culture and its evidence were acquired from places such as हरप्पा and मोहनजोदड़ो। इसके एविडेंस कि हम बहुत एंशियंट कल्चर है हमारा, हम बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं हमारा एंशियंट इंडिया, उसके जो एविडेंस है वो कहाँ पाए गए थे? तो हरप्पा में और मोहनजोदड़ो में पाए गए थे इसके एविडेंस। द रिमेन्स वी रिसीव्ड फ्रॉम दीज प्लेसेस गिव्स एविडेंस ऑफ थ्राइविंग एंशियंट कल्चर। According to Adi Parv of Mahabharat, was a son of Dushyant. Bharat was a son of Dushyant and Shakuntala, on whose name India is called Bharat। अब हमारे इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा था वो यहाँ पे लिखा है। कैसे? तो महाभारत के अंदर भरत जो था, किसका लड़का? दुष्यंत और शकुंतला का जो लड़का था भरत, उसके नाम से हमारे इंडिया को क्या बुलाया जाता था? भारत। We were a leading in agriculture and industries and India was called a golden bird। हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि हमारा देश बहुत अच्छा था, बहुत रिच था in our resources and in our agriculture sector। India was known for unity of various religion, caste and languages and cultures। India was attacked with intent of loot of money and wealth by foreigners many times because of its prosperity। इंडिया जो था हमारा वो बहुत क्या था? यूनिटी थी हमारे इंडिया में बहुत पहले। किस किस बेसिस पे ये बात बोली जा रही है? तो हमारे अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, बहुत अलग अलग रिलीजन थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड और भी बहुत से लोग, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से अच्छी तरह रहते थे। हमारे बीच में कभी भी कास्ट सिस्टम नहीं आता था। हमारी लैंग्वेजेस बहुत अलग अलग बोली जाती थी। आसाम में असामी बोली जाती है, बिहार में बिहारी बोली जाती है, यूपी में हिंदी, देन अलग अलग देशों में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। एंड इवन कल्चर, हम सबके कल्चर बहुत रिच थे, अलग अलग डांस फॉर्म्स थे, अलग अलग फूड्स थे, ऑयल्स थे, अलग चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ करता था। तो हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें थी, लेकिन फिर भी हम एक यूनिटी से रहते थे, एक साथ मिल के सारा कुछ काम करते थे। इसी कारण की वजह से फॉरेन के लोग हमारे इंडिया पे क्या हुए? अट्रैक्ट हुए सारी चीज़ को देख के, हमारी प्रॉस्पेरिटी को देख के, और उन्होंने हमारे मनी को, हमारे देश को बहुत लूटने का भी ट्राई करा था। In ancient India, agriculture was modern and diversified। हमारे एंशियंट इंडिया में जो एग्रीकल्चर हमारा रहा था वो बहुत मॉडर्न था और डाइवर्सिफाइड था। यानी अलग अलग चीज़ों में हम क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे, कभी कुछ उगा दिया, कभी कुछ, तो हम डाइवर्सिफाइड वे में हम फार्मिंग करते थे। इंडियन फार्मर्स वर एंटरप्रेन्योर्स। अब एंटरप्रेन्योर्स आप सबको मालूम ही होगा कौन होते हैं? बिजनेस ओनर। इंडियन फार्मर क्या थे? एक बिजनेस ओनर भी कहते थे उनको। मतलब एग्रीकल्चर वॉज क्वाइट रिवॉर्डिंग बिजनेस एंड इट वॉज रिच इन वेराइटीज। एग्रीकल्चर को पहले बहुत अच्छा बिजनेस माना जाता था, अच्छा प्रोफेशन माना जाता था। मोस्ट ऑफ जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी पहले की, वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी और सेल्फ रिलायंट थी हमारी। सेल्फ रिलायंट मतलब वो खुद तो नौकरी करते थे, वो खुद तो बिजनेस करते ही थे और दूसरों को भी एम्प्लॉय करके रखते थे। यानी कि खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होना और दूसरे को भी नौकरी प्रोवाइड करना, उस टाइप के हमारा इंडिया था पहले, बहुत अच्छा था। इन शॉर्ट, द एग्रीकल्चर वॉज प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स। एग्रीकल्चर जो भी उगती थी, जितनी भी चीज़ें उगती थी, फार्म्स के अंदर फार्मिंग जो होती थी, वो जितनी भी लोकल नीड्स है हमारे लोकल पीपल्स की, उसको ध्यान में रख के होती थी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम। थस द फार्मर वर प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल एंड सीरियल अकॉर्डिंग टू द नीड्स। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं करते थे और बहुत कम भी नहीं करते थे। प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल और शूज़ जो थे
वो भी डिमांड के अकॉर्डिंग ही वो सप्लाई का क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे. मैनी एरिया सच एज एनिमल हस्बेंड्री वर ऑल्सो डेवलप. एनिमल हस्बेंड्री भी डेवलप होने लगी. All sector were producing goods according to needs and therefore the villages were prosperous. यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगे सारे के सारे villages. Though ancient India was agriculture oriented, industrial sector was also developed and it had its own name in the world. हमें ये तो मालूम ही है कि हमारा देश जो था वो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गया वैसे वैसे इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगा. कॉटन टेक्सटाइल जैसे इंडस्ट्री होने लगी, जिसमें हम क्या बनाते थे, मलमल क्लोथ, एकदम सॉफ्ट चिकना मलमल का कपड़ा बनाया जाता था, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया और यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट होके फॉरेन कंट्रीज में जाता था. और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज बनी, जैसे मेटल इंडस्ट्री बनी थी टाटा की, स्कल्पचर इंडस्ट्री, वीविंग मतलब कढ़ाई बुनाई वाली, आइवरी वर ऑल्सो क्वाइट डेवलप्ड. In ancient India, internal and foreign trade was quite developed. Though at that time foreign tour was quite difficult, Indian traders were traveling to countries of the world through the waterways for trade. एक बात है कि पहले के ज़माने में घूमना फिरना बहुत ज़्यादा कठिन हुआ करता था, क्योंकि प्लेन नहीं था, ट्रेन इतनी सारी अवेलेबल नहीं थी, या कहीं दूर जाना हो तो भी अवेलेबल नहीं था. तो शिप रूट, कौन सा रूट, सी रूट, शिप रूट, इसी कारण की वजह से हमें ट्रैवल करना पड़ता था, यानी यही हम चूज करके जाते थे. हम समुद्र से ट्रैवल करते थे, कुछ भी ट्रेड करना है तो हम समुद्र का रूट पकड़ते थे, वाटरवे से जाते थे, इन शॉर्ट समुद्र से आते थे फॉर ट्रेडिंग पर्पस. एंड इसी के कारण कौन आया था, अगर आपको याद हो तो ब्रिटिशर भी सी रूट से ही आए थे. वाई, बिकॉज वो हमारे ट्रेड से, हमारे कंट्री से अट्रैक्ट हो गए थे, हमारी प्रॉस्पेरियस सिटी से, और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने कब्जा जमाना शुरू कर दिया था. दे वर अर्निंग अ लॉट through the trade of spices, cotton textile, malmal cloth and woolen cloth. In ancient India, many coins were made of various signs. अलग अलग टाइप के कॉइन्स ही बना करते थे इंडिया में, और अलग अलग साइन के. वो पॉलिटिकल यूनिटी रहा करती थी, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज सिस्टम रहता था गवर्नमेंट का, एकदम स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहता था, रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी तरह चलते थे. द एविडेंस ऑफ सिटी सिस्टम डेवलप्ड एट लोथल. सिटी का जो सिस्टम था बहुत अच्छा रहा करता था. इसके एविडेंस कहाँ से मिली, हमें कैसे मालूम चला, तो लोथल जो गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, वहां पे इसके हाई प्रूफ दिखाई दिए थे इस टाइप के अच्छे कल्चर के, जो हमारे एंशंट इंडिया में हुआ करता था. इकोनॉमिक हिस्टोरियन Angus Madison says that India was largest economy of the world. During the Maurya rule of India was ruled by only one king, but during the Mughal rule also India was having almost 25% of total world GDP. मौर्य रूल जब इंडिया में चलता था तब एक ही किंग था जो पूरे राज्य में राज करता था. फिर धीरे धीरे मुगल रूल जब आया तब भी हमने एक चीज नोटिस करी कि वर्ल्ड का टोटल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके अंदर 25% तो हमारे इंडिया का ही था. तो ये बहुत अच्छी निशानी थी, हम लोग बहुत प्राउड करा करते थे अपने ऊपर तब. इंडिया जीडीपी वॉज 10 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग इन 1700. इन शॉर्ट इट वॉज ए गोल्डन एज फॉर इंडिया. ये पूरा जो हमने किस्सा देखा, यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है. हमारे ये जो सारी अच्छी अच्छी बातें हुई यहाँ से लेके यहाँ तक की उसको हम गोल्डन एज हमारी इंडिया की कहते थे, यानी कि सोने एज, सोना वाला एज. सोना वाला एज मतलब क्या, बहुत अच्छा टाइम था वो हमारे इंडिया के लिए. टाइम वॉज रियली गुड, हम सब चीज़ में अच्छे थे. लेकिन धीरे धीरे करके यूरोपियन पीपल जो हुए वो अट्रैक्ट हुए हमारे स्पाइसेस से, हमारे मसलन ऑफ ढाका से, और भी अलग अलग चीज़ों से, और वो सी रूट से यहाँ आना शुरू कर दिया उन लोगों ने मुगल जो हमारे रूरल थे जो भी, उन लोगों को मनाया कि हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते. ये सारी बहला फुसला के बातें करी, और उन्होंने लेटर ऑन वर्ड्स हमारे इंडिया पे कब्जा कर लिया, उनका राज चलने लगा, और हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी जिसको हम गोल्डन चिड़िया कहते थे पहले, वो एकदम खराब हो गई, डिस्ट्रॉय करके रख दिया उन्होंने हमारे भारत को. ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखा दिया. इन द होल ऑफ द वर्ल्ड इंडियन कल्चर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वर हाईली इन्फ्लुएंशियल. इंडिया वॉज प्रॉस्पेरियस, cultured and self-reliant. It topped among the industrialized countries of the world.
The European people, attracted by prosperous trade of spices, came to India for trade. In ancient India, the ownership of land was collective. The agriculture was practiced as a means for livelihood. Indian villages were self-reliant. पहले के हमारे इंडिया के छोटे छोटे विलेजेस, एकदम छोटे छोटे गांव जो थे, वो सारे लोग सेल्फ रिलायंट थे खेती बाड़ी पे. बार्टर सिस्टम पहले बहुत चला करता था. आई होप आपको बार्टर सिस्टम पता होगा. बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है, तब पैसा इन्वॉल्व नहीं होता था. गुड्स के बदले में गुड्स देना, सर्विस के बदले में सर्विस, यानी पैसा कहीं भी इन्वॉल्व ना हो, उस टाइप का सिस्टम, उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे. बार्टर सिस्टम वाज द रूल ऑफ द डे एट दैट टाइम. लैंड एंड वाटर वेज वर यूज्ड फॉर ट्रेड. हम कैसे ट्रेड करा करते थे, कोई एयर तो होती नहीं थी, हम प्लेन से तो जाते नहीं थे, तो लैंड से या फिर वाटर वे से, शिप के थ्रू हम ट्रेड करते थे. ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन वाज not much developed. India was the first in marine transportation among trading countries of its world. India जो country है हमारा, वो first रह चुका है in marine transportation. It's ship for transporting goods to various countries of the world. हम ship से क्या करते थे, goods and services इंडिया में लाते थे और यहाँ की चीज़ें हम foreign countries में दे के आते थे. Mainly export import का काम भी ship से ही होता था, sea way के थ्रू, क्योंकि अमेरिका और ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे से 7 समुंदर दूर है, तो हमें सी का ही सहारा लेना पड़ता था, तब प्लेन नहीं चलते थे. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोग्रेस ऑफ रेलवे इन इंडिया. रेलवे कब आई थी, तो 1853 में हमारी फर्स्ट रेलवे लाइन बनाई गई थी थाने से मुंबई के लिए. किसने बनाई थी, तो ब्रिटिशर लोगों ने बनाई थी. ऑल्दो हमारा इंडिया में उसका बहुत ज़्यादा क्या होता है, यूज़ होता है, लेकिन ये बनाई किसने थी, ब्रिटिशर लोगों ने बनाई थी उनके फ़ायदे के लिए, जिससे उन लोगों का ट्रेड प्रोसेस जो है वो आसान हो जाए. लेकिन एट दी एंड ये हमारे लिए ही फ़ायदा कर गई, ऐसा कुछ था इसकी स्टोरी. ठीक है, पढ़ लेते हैं. इन इंडियन रेलवे is performing duty of transporting goods and passengers. The railway is the biggest enterprise of government of India. अभी तक हम सबको मालूम है कि रेलवे जो है वो क्या है, एक मोनोपोली है हमारे इंडिया की. मोनोपोली मतलब इसका ओनर कौन है, सिर्फ एक ही है, जो कि है हमारी इंडियन गवर्नमेंट. ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रोल करती है हमारी इंडियन रेलवे का. In India, railway is performing duty of transporting goods and passenger. The railway is the biggest enterprise of government of India. Indian Railway was started by private companies. पहले private company ने start करा था, लेकिन then after ये government के हाथ में हो गई. First railway line was started in 1853 between Thane and Mumbai. It was connecting the distance of 33 kilometers. कितना distance travel कर रही थी ये थाने से मुंबई के बीच में, तो 33 किलोमीटर. बट 1925 के अंदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड टेकिंग ओवर रेलवे फ्रॉम द प्राइवेट कंपनी. देखा जो मैंने आपको बताया कि अब किसके हाथ में है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में, अब प्राइवेट सेक्टर नहीं कंट्रोल करती. एंड बाय 1944 ऑल द रेलवे वर गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI. When India got independence in 1947, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, हमें हमारे देश को आज़ादी जब मिली 1947 के अंदर, तो 53,000 किलोमीटर का रेलवे का लॉन्ग लाइन बिल्ड करा गया था, जिसके अंदर 68 लाख पैसेंजर ट्रैवल कर सकते थे. In 1951, India started its course of planned development when railway lines were of around 54,000 kilometers long. At present, आज की तारीख में we have 65,000 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइंस. इंडिया इज 4th लार्जेस्ट कंट्री. इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट कंट्री है, किस मामले में, तो terms of railway line. To one estimate, the Indian Railway earned 2/3 of its income from its freight levied on transportation of goods and remaining 1/3 from passenger fares. हमारे इंडिया के अंदर अगर हम माने तो 2/3 भाग जो है वो किससे हमें मिलता है, जिससे गुड्स और गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, मालगाड़ी, उस कारण की वजह से जो भी हमें इंडियन रेलवे को पैसा मिलता है वो 2/3 भाग में मिलता है. और बाकी का 1/3 पार्ट जो है वो हम ट्रैवल करते हैं, हमारी टिकट के जो प्राइस होते हैं उससे गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट होता है उतना भाग कितना है, तो 1/3 है वो. रेलवे मेनली ट्रांसपोर्ट कोल, फर्टिलाइजर, पेट्रो प्रोडक्ट, स्टील, मशीनरी एंड फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा. जो है हमारी इंडिया की, वो किन चीज़ का मेनली ट्रांसपोर्टेशन करती है, तो कोल का, कोलसे का, फर्टिलाइजर, पेट्रो प्रोडक्ट्स, स्टील, मशीनरी और फूड ग्रेन्स का. These goods share almost 95% of transported goods by railway.
रेलवे द इंडियन रेलवे वर प्रीवियसली रन बाय स्टीम इंजन। पहले की हमारी इंडियन जो रेलवे थी वो स्टीम इंजन से चलती थी, लेकिन आज की तारीख में वो डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, मेरे ख्याल से लोकोमोटिव ट्रेन भी पहले बहुत हुआ करती थी, मैं उसकी फोटो अटैच कर दूंगी, मेरे पढ़ाई में आया था पहले। The development of Indian Railway has strengthened the development of transportation sector in the country. It has made significant contribution to the development of trade and industry in country. Also, intra-country migration has been easy, speedy and safe because of Indian Railway. Intra-country transportation जो होता है वो भी बहुत easy हो गया। एक तो होता है interstate और एक होता है इंट्रा। जैसे इंटर मतलब जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, जैसे मैं रहती हूँ गुजरात में, मुझे दिल्ली जाना हो तो वो भी आसान हो गया। और इंट्रा स्टेट यानी कि मैं गुजरात में रहती हूँ, जैसे कि मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, तो वहां से अगर मुझे वडोदरा जाना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो जाता है, आसान हो गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एक्सप्लेन द टैक्स पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हमें इंडिया का जो टैक्स पॉलिसी है वो समझाना होगा इधर, जो कि ब्रिटिश रूल के समय हमारे इंडिया में लागू हुआ था। कौन सी टैक्स पॉलिसी, तो देखते हैं हम। द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज प्लेड मेजर रोल इन क्रिएटिंग इकोनॉमिक मैस ऑफ इंडिया। इकोनॉमी हमारी पूरी तरह से तहस नहस करने में ब्रिटिशर लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, और उनके टैक्स सिस्टम का भी बहुत बड़ा हाथ था। हमारे इंडिया के अंदर जो भी हमसे टैक्स लिए जाते थे वो बहुत ही ज्यादा थे एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन यूके के अंदर जो टैक्स कलेक्ट होता था वो बहुत कम था, एंड इंडिया में बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करा जाता था। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, दादा भाई नवरोजी क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन मेड बाय दादा भाई नवरोजी द टैक्स रेट वॉज जस्ट 8% इन ब्रिटेन whereas 15% इन इंडिया। अब दादा भाई नवरोजी ने कैलकुलेशन करा था, उनके हिसाब से ये निकल के आया कि ब्रिटेन के अंदर सिर्फ 8% टैक्स है, whereas इन इंडिया 15% टैक्स है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने लगे थे, क्यों? क्योंकि हमारे देश को बर्बाद करना था ब्रिटिशर को, हाई टैक्स कलेक्ट कर लेते थे वो यहाँ से। The Britisher formulated taxation policy according to their vested interest. Example, the Britisher imposed high tax on domestically produced salt in coastal and desert area to sell the British salt shipped to India from their own country. अब ब्रिटिशर लोग क्या करते थे, हाई टैक्स इम्पोज करने लगे जो हमारे डोमेस्टिकली सॉल्ट प्रोड्यूस होता था, कहाँ पे, तो समुद्र के किनारे डेजर्ट एरिया में। क्यों इसलिए करते थे, जिससे ब्रिटिश सॉल्ट जो है वो शिप हो सके इंडिया के अंदर या फिर दूसरे किसी कंट्री के अंदर, जिससे उनका वहां का सॉल्ट बिके और हमारे इंडिया का सॉल्ट जो है वो कम बिके। एज अ रिजल्ट इंडियन सॉल्ट बिकेम कॉस्टली एंड इम्पोर्टेड सॉल्ट बिकेम चीपर। इसी की वजह से जो फॉरेन से यहाँ पे सॉल्ट आता था वो सस्ता लगने लगा हम लोगों को, और हमारे इंडिया में जो सॉल्ट बिकता था वो महंगा लगने लगा। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया वाले सॉल्ट पे बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस लेवाइड कर दिए थे। दैट मेड महात्मा गांधी, इस कारण की वजह से ये जो बातें हुई थी, इस कारण की वजह से ही हमारे गांधी बापू ने सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि नमक आंदोलन चालू करा था, जो कि फेमस हम डांडी मार्च के थ्रू जानते हैं। आई होप आपको इतना तो पता ही हो गया कि सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी ने चालू करा था और ये इसका रीजन था पूरा। द टैक्सेशन पॉलिसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वॉज क्वाइट discriminatory. It was formulated to protect their interest. ईस्ट इंडिया कंपनी वही कंपनी थी जो कि ट्रेड करने आई थी, लेकिन बाद में मुगल टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने अपना एक्सपांड कर दिया बिजनेस इतना, और फिर हम पे रूल करने लगे। यही उनकी कंपनी का नाम था, जो कि था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या लिखा है आगे, East India Company got title to trade from Mughal monarch for trade in 1716 and got exemption from duty for the concerned territory. As against this, India traders had to pay duty at many places for the same product trade. Example, the custom duty levied on clothes imported from Britain was 2.5, whereas excise duty on Indian clothes was 15%. This kind of discriminating policy destroyed the clothing industry of India. It also affected the domestic trade of India.
और इन सारे कारणों की वजह से हाई टैक्सेस जो हमारे क्लोथ इंडस्ट्री भी लगा दिए थे, उस कारण की वजह से हमारे इंडिया के जो लोकल ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो बनाते थे कपड़ों को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो चलाते थे, उनको उनकी जो धंधा पानी था सब कुछ बंद कर देना पड़ा था, क्योंकि वो बहुत लॉस में चलने लगे। द लैंड टैक्स पॉलिसी, लैंड टैक्स कलेक्ट करने की जो पॉलिसी थी वो भी बहुत खराब थी। डिस्ट्रॉयड द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी टुक द परमिशन फ्रॉम किंग्स टू कलेक्ट द हाई लैंड टैक्सेस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो वहां के किंग हुआ करते थे, रूलर हुआ करते थे, उनसे परमिशन ले ली कि क्या हम आपके फार्मर्स से हाई टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो उनके दबाव में आके, ब्रिटिशर के दबाव में आके किंग लोगों ने भी हाँ कर दिया, और अप्रोक्सीमेटली 50% जो फार्मर की इनकम हुआ करती थी वो लैंड टैक्स रेवेन्यू को भरने में ही चली जाती थी। अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ फार्मर्स इनकम वाज कलेक्टेड एज लैंड टैक्स। द फार्मर वर एक्सप्लॉयटेड। फार्मर्स लोगों को बुरी तरह एक्सप्लॉयट कर दिया गया था बाय ब्रिटिशर। दे कलेक्टेड फाइन टू, वो फाइन भी कलेक्ट करा करते थे। जैसे कम खेती हुई या फिर खेती खराब हो गई तो उसके लिए भी फाइन कलेक्ट करा करते थे ब्रिटिशर लोग। ब्रिटिशर ऑल्सो सीज्ड द प्रॉपर्टी। सीज्ड यानी कि क्या, कब्जा कर लेते थे वो प्रॉपर्टी को। किसकी प्रॉपर्टी? तो फार्मर की प्रॉपर्टी को सीज कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे। बिकॉज ऑफ दीज रीजन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड। और इसी कारण की वजह से जो हमारा खेती प्रधान देश था, एग्रीकल्चरल सेक्टर था, वो बर्बाद होता गया, वो डिस्ट्रॉयड हो गया एट द एंड। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी होती है खत्म। क्वेश्चन 4 और 5 जो है, डिस्क्राइब द बेसिक यूटिलिटीज ऑफ इंडिया और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर इन नेशनल इनकम। ये आप खुद कर लेना। अगर ना हो पाए तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम होगा ना, ये वाला सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट, और ये पूरा जो होने वाला है, इसी के अंदर से आपका 4 और 5 का, यानी कि क्वेश्चन 4 के क्वेश्चन 4 और 5, इसका सोल्यूशन हम क्वेश्चन 5 के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब हम देख लेंगे, क्योंकि उसी के अंदर से बन जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, तो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।